पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। इससे पहले संख्या क्या होती है और संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो आपका पहले ही अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पर। आप वहां जाकर के उन संख्याओं के प्रकार को देख सकते हैं। अब हम वे बस बता रहे हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9th के लिए। फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जो गिनने के काम में आती हैं, उन्हें हम जैसे 1 2 3 4 वे क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और इन्हें समुच्चय n यानी इनके प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 तो कैपिटल n से हम नेचुरल नंबर को दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की सिंपल डिफिनेशन आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो हमें प्रकृति द्वारा दी गई प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और 1 2 3 4 आपसे पूछता है पेपर में, कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें, शून्य को भी उस श्रेणी में रख दें, तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं को किससे दिखाया जाता है? W से। तो यह जो है कैपिटल W से पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि होल नंबर को W से शुरू होता है तो होल से है, नेचुरल नंबर n से शुरू होता है तो n से है। ठीक है। और W के देखिए 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसे प्रश्न पूछा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 होती है। अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याओं यानी प्राकृतिक संख्याएं और प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संग्रह को, पहली बात तो पूर्ण संख्या और उसके बाद उनके ऋणात्मक संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसके लिए आपको संख्या पद्धति के अंतर्गत मैंने पहले से ही वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसमें 12 संख्याओं को मैंने विस्तृत रूप से समझाया है। तो ये पूर्ण संख्याएं ऐसे हैं कि समझ जाइए कि जैसे आपका ये हो गया आपका 0 1 2 3 4, तो ये शून्य हो गया, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और प्राकृतिक संख्याओं के ये कौन से मान हो गए? ऋणात्मक मान हो गए। तो इन तीनों के संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और यह जो पूर्णांक है इसे कैपिटल Z से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहा जाता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। और परिमेय संख्या को हमेशा कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे -1/2 3/2 4/12 15/12 आदि क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं, बटे के रूप में है, P/Q के रूप में है। शर्त यही है कि क्या आप अगर आपसे कुछ इन्हें कह दिया 0/3 और 3/0, 3/0 और 0/3 में कौन परिमेय है संख्या है, तो क्या आप इसे परिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि शर्त होती है कि Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। और ये 0/3 है तो यह परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल यह परिमेय संख्या है। अब इसमें आप अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि बताइए 5 या -9 परिमेय संख्या है? 5 और -9 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम चाहें तो 1 रख सकते हैं और यह P/Q के फॉर्म में हो गया ना। तो 5 और -9 भी परिमेय संख्या होती है। ये डिटेल वीडियो पहले से ही संख्याओं के प्रकार का आपका चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाकर के आप इसे देख सकते हैं। तुल्य परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर दोनों ही बराबर हो या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता है, तुल्य कहलाते हैं। जैसे वे परिमेय संख्याएं जिसके अंश तथा हर दोनों ही बराबर हो। जैसे अंश और हर देखिए, इसके लिए 1/2 है, फिर यहाँ 2/4 है, 10/20 है, 25/50 है, 47/94 है। तो आप इन सबके चाहें तो इनका वियोजन करेंगे तो सबके सब क्या आ जाएंगे? अंश और हर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए अंश अंश के इक्वल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? 25 से करने 25, 25 दूना
50 और हर के इक्वल है। 47 सेकंड है, 47 47 गुना 94। तो ये ऐसे संख्याओं को हम कौन सा संख्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्या कहा जाता है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? जो P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय होता है, और जो P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय होता है। और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी अभाज्य संख्या को अंडर रूट में अगर आप लिख देंगे तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2, 5, पाई, ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। एक बार प्रश्न आपके कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में, जैसे एयरफोर्स, CHS, सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो पेपर होता है, फिर सैनिक स्कूल, इनमें ये पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए, वह क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को साथ लेकर बनने वाले संग्रह को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या है। यानी आप जब हमने कहा ना, संख्या पद्धति से पहले हमने एक और वीडियो आपका बना डाला है संख्या और संख्याओं के प्रकार पर। संख्या एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है और संख्या किसे कहते हैं, उन पर डिटेल्ड है। तो आप जब वहां जाकर के देखेंगे तो हम वहां पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये जो भी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याओं को जब एक पास रखा जाता है तो उनका जो संग्रह बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं उनके दशमलव प्रसार। तो में दशमलव प्रसार यानी दशमलव संख्याओं का जो प्रसार होता है या दशमलव संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? तो दशमलव संख्याएं या दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव संख्या होती है या शांत दशमलव प्रसार होता है, दूसरा अशांत दशमलव संख्या होती है या अशांत दशमलव प्रसार होता है। यानी ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार परिमित हो, यानी किसी न किसी दशमलव के किसी न किसी अंक पर के बाद जाने के बाद वो क्या हो? समाप्त हो जाता हो। अगर हम विभाजन की प्रक्रिया करते हैं तो हम 8 में 7 से जब भाग देते हैं, 7 में 8 से जब हम भाग देंगे तो यह भाग जाने के बाद 0.875 के बाद वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त हो जाने के कारण ही इसे हम शांत दशमलव संख्या कहते हैं। ऐसे ही हम 8 से जब 17 में भाग देते हैं तो यह -2.125 अंक जाने के बाद यह भाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो यह शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी शांत दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दशमलव के कुछ निश्चित अंकों तक जाने के पश्चात उनका भाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाता है, उसे हम शांत कहते हैं। और जिनका समाप्त नहीं होता उन्हें अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। यानी 3 में 10 से अगर आप 10 में 3 से भाग देंगे तो 3.3333333 ये आता चलता चला जाएगा। यानी भाजन प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी, शेषफल कुछ न कुछ अवश्य ही बचेगा। तो ऐसे में अगर कोई नंबर होता है और बार बार एक ही नंबर अगर रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसे हिंदी में दंड कहा जाता है और इंग्लिश में इसे बार कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम बार कहते हैं इस रेखा को, और हिंदी में इसे हम दंड कहते हैं। तो हम बार लगा देते हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। यानी अशांत दशमलव प्रसार दो तरह का हो सकता है। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत तो है, यानी भाग प्रक्रिया चलती चली जा रही है, लेकिन आवर्ती दशमलव है। आवर्ती का मतलब वह रिपीट हो रहा है, वह बार बार आ रहा है। और अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्या का मतलब होता है कि अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, यानी कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। अशांत तो है, भाग प्रक्रिया में बार बार प्रक्रिया बदलती चली जा रही है, लेकिन कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, हर बार वही संख्या नहीं आ रही है। तो यानी अशांत दशमलव प्रसार हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अशांत परंतु आवर्ती दशमलव संख्या, यानी देखिए इसमें दो जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 5.2 पर हमने बार लगा दिया। यहाँ 8.12 आ रहा था, तो हमने 8.12 पर क्या कर दिया? बार लगा दिया। अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्या,
अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्याएं, इसका मतलब ये जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती है ना वो रिपीट नहीं करती। अशांत तो है, शांत नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो हम इसे पढ़ते हैं अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्या और इसे अशांत परंतु आवर्ती दशमलव संख्या। अब इस पर एक छोटा सा निष्कर्ष निकाला गया। निष्कर्ष ये निकाला गया कि शांत दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं, अशांत दशमलव संख्याओं में भी परिमेय होती हैं। तो अशांत दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, तो इनमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो आपका जो अशांत परंतु आवर्ती दशमलव संख्या होती है, इसे कहा जाता है, ये संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती हैं। लेकिन अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछता है कि बताइए अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और भी दो संख्याएं दे सकता है। तो आप क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। ये विभाजन प्रक्रिया में आती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो पाई का जो मान है ना, वह अब तक निकाला गया यानी ज्ञात किया गया अशांत परंतु अनावर्ती दशमलव संख्याओं का सबसे लंबा रूप है। पाई ही एक ऐसा है जिसका सबसे लंबा रूप है। तो इससे एक और बात स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न पूछता है बोर्ड पेपर में कि पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या और दो संख्याएं दे सकती है। तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। जो हमारा संख्या पद्धति का क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक जिसमें आपके डेनोमिनेटर यानी हर समान हो। तो यहाँ देखिए, अगर हर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ हर होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ हर दे सकता है, 4/3 दे सकता है, 5/3 दे सकता है। यहाँ मान के चलिए आपका क्या है? 1 दे रखा है। ये 1 दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है यहाँ। इसके बीच 4 परिमेय संख्या निकालनी है। और एक और क्वेश्चन दे रखा है 2/5, 3/4। इसके बीच की हमें कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो एक जिसमें हर समान है उसको सीखते हैं, और एक जिसमें हर समान नहीं है उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस के अंक को नोट कर लेंगे। 4 और 5 को हमने नोट कर लिया। उसके बाद इसके डेनोमिनेटर अगर समान है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेनोमिनेटर समान नहीं है, मतलब हर अगर समान नहीं है, तब हमें हर समान करना होगा। लेकिन हर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्या है? समान है। तो हमसे कितनी परिमेय संख्याएं पूछ रहा है? 4 पूछ रहा है। और हर अगर हमारा समान है और परिमेय संख्या हमसे पूछता है, तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जितना पूछता है उससे एक एक्स्ट्रा का ऊपर और एक एक्स्ट्रा का नीचे, ऐसे इसको स्टेप सेकंड में लेके चलिए। ऐसे समझ जाइए कि ये स्टेप सेकंड में है 4 × 5/5 × 5/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 20/5 और ये हो जाएगा आपका 25/5। समझ में आया? बस आपके परिमेय संख्या निकलने को तैयार है। अब हम लिखेंगे 4 व 5 के बीच की 4 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम कैपिटल क्यू से दिखाते हैं, तो हम यहाँ कैपिटल क्यू नोट कर देंगे हैं। आप परिमेय संख्या ही लिखिए, परिमेय संख्या। तो देखिए आपका जो 4 का है वो 25 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना। तो आपका यह इक्विवेलेंट नंबर हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे हम कि 20 के बाद क्या आता है? 21। 21/5, 21 के बाद 22/23/5, 24/5। आपकी ये 4 परिमेय संख्या निकल गए किसके? 4 और 5 के बीच के। अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं, आपने जो भी निकाला है यह क्या है? गलत है। आपके द्वारा निकाला गया जो भी वैल्यू निकाली गई है ये गलत है, 4 और 5 के बीच में नहीं है। तो आप उन्हें चेक करके बता सकते हैं
5 से 21 को जब भाग देंगे तो 5 चौक को 20 हो जाएगा और 5 दूना 10। क्या 4 और 5 के बीच में 4.2 आता है क्या? अब 22 से भाग दे करके देखिए, 4 पचे 20 और 4 चौक को 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 हो जाएगा। क्या 4 और 5 के बीच में 4.4 आता है क्या? अब ऐसे ही 4 ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 4.8। देखिए ये इनकी डेसिमल वैल्यू इसके बीच की है, तो आप इससे सिद्ध कर सकते हैं कि यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या जो भी निकाला गया है वो क्या है, सही है। अगर इनके हिसाब से कोई कहता है कि नहीं, अगर ये सही नहीं है तो। ऐसे ही 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के नंबर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेंगे। 2/5 आप लिख लीजिए और 3/4। अब सबसे पहले करेंगे क्या आप कि देखेंगे क्या इनके हर समान है? नहीं, इनके हर समान नहीं है। 5 और 4 दोनों के हर समान नहीं है, एक में 5 हर है और दूसरे में 4 है। तो इन 5 और 4 का आप क्या कर देंगे, लॉसर ले लेंगे। लॉसर जब निकालेंगे तो लॉसर लेने के बाद आपका कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो एक बात बताइए, तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 20 आ जाता है? बस आपको वो नंबर पता चल गया, क्या? 5। तो 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। और 5 में ऐसा वो कौन सा नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई करने पर वो 20 आ जाता है? 4। तो 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, 5 को 20, 4 दुनिया। ठीक है, अब हमारे क्या हो गए, हर समान हो गए। जब हर हमारा समान हो जाएगा, बस जितना परिमेय संख्या पूछता है उसके एक एक्स्ट्रा का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पूछता है तो 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे, तो 8 6 के 48/6 दूना 12 120। और अगर आपसे फिर पूछा है 15 का, तो 6 का ऊपर 6 का नीचे, तो 15 6 के 90 और 6 दूना 120। हाँ 90 है। तो अब हम ध्यान देंगे कि 2/5 और 3/4 के बीच 2/5 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। आपका जो यह समानुपातिक अनुपात आया है, यह जो इक्विवेलेंट नंबर है, इन्हीं के बीच, यानी 48 से ज्यादा होगा और 90/120 से कम। तो 48 के बाद क्या आ जाता है, 49, 49/120। फिर क्या हो जाएगा, 50/120। फिर हो जाएगा आपका 51/120। आप इसके बीच में देखिए कितना हो भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको 5 चाहिए तो हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे। 52/120 और 53/120। तो ये आपके टोटल हो गए 5 परिमेय संख्याएं, किसके, 48, 2/5 और 3/4 के बीच के। अब आते हैं टाइप क्वेश्चन, इसके जो होते हैं टाइप सेकंड के। टाइप सेकंड में P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और आपके पास 4 यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, और इन चारों क्वेश्चन को यहाँ भी P/Q के रूप में ही विभक्त करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्वेश्चन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिफरेंसेस को समझेंगे, उसके बाद करेंगे। तो यहाँ हमारा दिया है 0.4 पर बार, 0.8 पर बार, 0.68 पर बार, 1.38 पर बार। अब किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम 0.4 को ले रहे हैं। 0.4 को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस यह है कि इस क्वेश्चन में जो है पॉइंट के जस्ट बाद क्या है, बार है, लेकिन इन क्वेश्चनों में पॉइंट के बाद जस्ट बार नहीं है। पॉइंट के जस्ट बाद बार होना चाहिए। अगर पॉइंट के जस्ट बाद बार है तो क्वेश्चन टाइप सेकंड में आएगा, और पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है, उसके सिंपल अंक दे रखे हैं, तो क्वेश्चन टाइप थर्ड में आपका चला जाएगा। तो सबसे पहले टाइप सेकंड के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे
माना x इज इक्वल टू 0.4 पर बार, तो x इज इक्वल टू 0.4 पर बार। सेम ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में मान लीजिए हम 1.23 को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसको भी सेम ऐसे ही मानेंगे, ऐसे ही इसको भी आप मान लीजिए, माना x इज इक्वल टू 0.123 पर। यहां तक समझ में आया? अब सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि क्या हमारा पॉइंट के जस्ट बगल में बार है कि नहीं है। अगर पॉइंट के जस्ट बगल में बार है तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा आसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 इंटू 4 पर बार, ऐसे अगर दिया हो तो, और इसे बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगर कब, जब पॉइंट के जस्ट बगल में बार हो तब, लेकिन पॉइंट के जस्ट बगल में बार नहीं है तो सबसे पहले पॉइंट के जस्ट बगल में बार को ले आएंगे, अभी इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम ध्यान देंगे कि हमारा बार कितने डिजिट पर है। बार अगर 1 डिजिट पर है तो 1 डिजिट पे है तो 10 का, क्योंकि जितने डिजिट पर बार होगा उतने जीरो का आप बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 10। समीकरण 1 में 10 का गुणा किया, क्यों? क्योंकि बार कितने पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर। यहाँ 2 अंक पर है तो कितने का कराएंगे, 100 का। 3 अंक पर होता तो कितने का कराएगा, 1000 का। पॉइंट के जस्ट बगल में अगर बार 3 डिजिट पर है तो 1000 का गुणा कराते। यह समीकरण 1 गुणे 10। 10 का समीकरण 1 में जब गुणा कराएंगे तो समीकरण 1 के बाएं पक्ष में जब गुणा होगा तो यह 10x हो जाएगा, और दाहिने पक्ष में अगर आपका गुणा होगा तो दाहिना पक्ष में 0.4 इंटू 4 पर बार है, इसके में भी कितने का गुणा होगा, 10 का। 10 का गुणा होगा तो आप जानते हैं दशमलव हमारे दाहिने की तरफ भगता है बाएं से, तो यह हो जाएगा 10x और यह हो जाएगा 4.4 पर बार। यही हो जाएगा आपका समीकरण 2। बस आपका जैसे ही समीकरण 2 प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे आप, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 4.4 पर बार, और समीकरण 1 है हमारा x बराबर 0.4 पर बार। तो अब हम घटाएंगे तो नीचे का साइन बदल जाता है, 10 में से 1 गया 9x हो जाएगा। यहां देखिए 4 पर बार में से 4 पर बार गया 0, और 4 में से 0 गया 4। 4 के बाद दशमलव की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 4/9। एक्चुअल में x कितने के बराबर माने थे, 0.4 के बराबर माने थे, तो 0.4 पर बार बराबर 4/9। यही कह रहा था कि इस अंक को p/q के रूप में बदलिए। अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं आपका आंसर क्या है, गलत है, आप जो आंसर लाए हैं वह गलत है, तो आप इसे चेक कर लीजिए, तुरंत बताइए सर को, या जो भी आपको दिया है क्वेश्चन उनको बताइए कि हम आपको चेक करके बता रहे हैं। 9 में 4 से भाग दे दीजिए। 9 में जब आप 4 से भाग देंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो दशमलव आप बढ़ाएंगे, तो दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 9 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 9 चौक होता है आपका 36, फिर आ जाएगा 4, दशमलव बढ़ाए हैं 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 4। ये आपका प्रोसेस चलता चला जाएगा और डॉट 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 लग जाएगा। तो 0.4444, उसके बाद डॉट 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 को हम लिख सकते हैं 0.4 पर बार। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। आपको आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और टेढ़ा बनाते हैं, एक और अंक ले लेते हैं। 3-2 ले लिया, एक और अंक हमने एक्स्ट्रा कर लिया, आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक और अंक हमने 3-2 ले लिया। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप ध्यान देंगे कि दशमलव के जस्ट बगल में बार है कि नहीं है। अगर बार नहीं है
तब तो बहुत आसान है। लेकिन अगर बार नहीं है तो सबसे पहले दशमलव के बगल में बार को ले जाएंगे। तो ले जाने के लिए हम चेक करेंगे कि दशमलव बार से दशमलव कितने अंक दूर है। तो कितने अंक दूर है? 1 और 2 अंक दूर है। हमेशा हम दाहिने साइड से बाएं की तरफ काउंटिंग करते हैं तो 2 अंक हमारा दूर है। तो हम सबसे पहले इसे बनाएंगे समीकरण 1। तो समीकरण 1 बनाएंगे। तो समीकरण 1 में अगर ये 2 अंक दूर है तो समीकरण 1 में कितने अंक, कितने का गुणा करा देंगे? समीकरण 1 में 100 का गुणा करा देंगे। अगर 2 अंक 3 अंक दूर होता तो कितने का गुणा करा देते? 1000 का। 4 अंक दूर होता तो 10,000 का करा देते। ठीक है, तो हम सबसे पहले 100 का गुणा कराएंगे। तो 100 का गुणा आपका लेफ्ट साइड में भी होगा और 100 का गुणा आपका राइट साइड में भी होगा। 0.123 2 पर 12। जब 100 का गुणा कराएंगे तो यह तो हो जाएगा 100x, लेकिन बराबर के उधर जैसे ही आप जानते हैं कि गुणा कराते हैं तो दशमलव हमारा बाएं से दाहिने की तरफ जाता है और 2 अंक चला जाएगा आपका इधर, तो हो जाएगा 1.3 2 पर 12। तुरंत रुक जाइए, क्योंकि अब आपका दशमलव किसके बगल में आ गया? बार के बगल में है। दशमलव के जस्ट बाद बार है। बस अब बार है तो फिर वही प्रोसेस जहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था। क्वेश्चन में देखिए हमने बार के वाले टर्म को एक बार अलग सिंगल लिखा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 12.32 और 3 2 पर 12। यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हम देखेंगे कि हमारा बार कितने अंक पर लगा था। 2 अंक पर लगा था और यहाँ 1 अंक पे लगा था तो 10 का गुणा कराए हैं। 2 अंक पे लगा है तो कितने का गुणा कराएंगे? 100 का। तो समीकरण 2 में हम कितने का गुणा करा देंगे? 100 का। तो आप जब 100 का गुणा कराएंगे तो देखिए 100 का गुणा राइट साइड में भी होगा, यानी 100x पहले से था, 100 का गुणा कराया, और 100 का गुणा लेफ्ट साइड में भी होगा और राइट साइड में भी होगा। इसमें भी हम गुणा कराएंगे 12.32 और 32 पर 12। ध्यान से आप देखेंगे तो 100 का 100 में गुणा होगा 10,000 हो जाएगा क्या आपका? 10,000x। और 100 का जब गुणा कराएंगे तो दशमलव हमारा उधर चला जाएगा, 2 अंक और उधर चला जाएगा, तो 1232.32 पर 12। ये हो जाएगा समीकरण 3। बस समीकरण 3 से किसको माइनस कर देंगे? समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 3 है 1 2 3 4 यक्स, और यह है 1 2 3 2.32 पर बार। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको? तो 100 यक्स इज इक्वल टू 12.32 पर बार। माइनस करेंगे 0 से, 0 माइनस हुआ, यहां बचेगा आपका 0 में से 0 माइनस हुआ 0, और यहां बच जाएगा आपका 9, फिर हो जाएगा यानी 9900 यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बार में से बार गया आपका 0, और यहाँ 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 1 1 2 2 0। क्या दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू होती है? नहीं होती है, तो हम इसे हटा दिए हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे? यक्स को सिंगल कर देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 1220 बटा 9900। यही आपका क्या होगा? P अपान Q का फॉर्म होगा किसके लिए? 0.1232 पर बार। क्वेश्चन दे रखे हैं 2/3 एंड 8/9 के बीच के दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यह टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन है आपका, और √3 और √5 के बीच के दो परिमेय संख्याओं की बात कीजिए। तो हम क्या किए हैं? नीचे वाले दो अंकों को ले लिए हैं, नीचे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 डॉट डॉट डॉट, और √5 की वैल्यू होती है 2.236 डॉट डॉट डॉट। तो हम ध्यान देंगे कि अगर ये 2/3 का भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछता तो 3 को 2 से डिवाइड करते तो डेसिमल में कुछ वैल्यू मिलती, और 9 से 8 को भी डिवाइड करते तो हमें डेसिमल में कुछ वैल्यू मिलती। तो हमने इससे पहले सीखा है कि परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। अब हम सीख रहे हैं अपरिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। तो आप सीधे बस दशमलव या उसके टर्म के रूप में बदल दीजिए, और बदलने के बाद सीधा आपको कुछ करना नहीं है, आप लिखेंगे √3 √3 और अंडर रूट कणी में 5, कणी में 3 और कणी में 5
के बीच की दो अपरिमेय संख्या के बीच की दो अपरिमेय संख्या कितनी होगी? तो इनके बीच की दो अपरिमेय संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो 1.732 है, तो 1.732 और ये 2.236 इसके बीच की हमें बतानी है। तो 1.732 के बाद अगर आप थोड़ा सा केयर करेंगे तो 1.73 के बाद 1.74 लिख सकते हैं क्या? 32 के बाद आपको 73 के बाद 74 आता है, तो 74 फिर 0 लिखेंगे, फिर 74, फिर आप 00, 74, 000, 74, 40, 74, 50, 74। आप चाहें तो सिंगल डिजिट को भी कन्वर्ट करके बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आपका 1.89 ले लीजिए इसके बिटवीन में, क्योंकि 2.2362 के बीच में 732 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अनंत अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम चाहें तो 1.89 ले लिया हमने, तो यहाँ 0 लिखा, फिर 9, सिंगल डिजिट को भी आप रिपीट कर सकते हैं, 000, 9, 40, 9, 50, 9 और ये आपका तो कड़ी में 3 व कड़ी में 5 के बीच की यह दो अपरिमेय संख्याएं आपके सामने दी हुई हैं। अब हम बात करते हैं घातांक के नियम की। घातांक के क्या क्या नियम है आपके सामने दिख रहा है। अगर a पर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया कि 232 का पावर कितना है? 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 0 पर पावर 0 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी किसी भी चीज का घात अगर 1 दिया है, जैसे 1/9 दे दिया आपका, ऐसे दे दिया कि 1/900 इसका पावर कितना? 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी आपकी। अब ध्यान दीजिए, a पर पावर m उसका पावर n है, तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो हम अगर मान लीजिए दे दिया 2 पर पावर 3 और उसका भी पावर कितना? 5, तो इसका मतलब 2 अब 3 का 5 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो यानी 2 पर पावर कितना? 15। a पर m इंटू a पर n क्या है? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया 3 पर पावर 4 है और 3 पर पावर 3 हो गया, तो जब a पर पावर m a पर पावर n है, a पर घात m और a पर घात n है, तो जब घात गुणे में होते हैं, बेस सेम होता है, तो घात आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, आधार सेम है तो 4 प्लस क्या हो जाएगा? 3, यानी 3 पर पावर कितना? 7। अब a पर पावर m है और बटे a पर पावर n है, तो a पर m माइनस n। तो एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपका, मान लीजिए 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 3 है, तो यह 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट में a है, मान लीजिए, तो ऐसे में अगर आपको दे दिया है कड़ी में 5 दे दिया हो और 3 दे दिया हो, तो इसका मतलब यह हो गया कि 3 पर पावर कितना? 1/5। 3 पर घात 1/5 आ जाएगा। अगर कोई घात सीधे नीचे दिया हो, 5 पर 2 दिया हो, तो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस दिया है तो क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस दिया रहता तो प्लस हो जाता। मान लीजिए 2 गुणे 3 लिखा है और उसका पावर 4 दिया है, यानी 2 पर भी पावर 4 होगा और 3 पर भी पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये घातांक के कुछ स्पेशल नियम थे जिनको आपको जानना जरूरी था। अब इन्हीं घातांक के नियमों पर अगले टाइप वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, 3/5 पर पावर 1/4 और उसका पावर -1/5। तो ध्यान देंगे, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 1/4 गुणे -1/5, तो क्या हो जाएगा? 3/5 पर पावर -1/20 हो जाएगा। अब यही आपका आंसर हो गया। और चाहें तो आप इसे सीधा भी कर सकते हैं। तो आप जब इसे सीधा करेंगे तो देखिए, अब ऐसे में समझ लीजिए कि यह 9वां नियम आप देख लीजिए कि ऐसे समझ जाइए कि यह आपका
8वां नियम है। 8वें नियम के अनुसार यह है कि आपका 8वां नियम कहता है कि ए है और उस ए अपान बी है और उसका पावर माइनस यम है, तो यह हो जाएगा बी अपान ए और माइनस यम सीधे प्लस एम में बदल जाएगा। तो आप चाहें तो इसे 5/3 लिख सकते हैं और उसका पावर 1/20 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 पर -1/2। तो 3 पर -1/2 है तो कणी के आगे अगर कुछ नहीं लगा है तो उसके ऊपर 2 होता है, तो ये हो जाएगा 3 पर -2 और उसका पावर 1/2। किस नियम से? घातांक में आप देखिए, घातांक में अगर कणी में होता है तो यहां से वह पावर में चला जाता है। अच्छा, पावर के ऊपर फिर पावर आ गया तो क्या हो जाएगा आपका? पावर के ऊपर पावर आपका आ गया तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो -2 × 1/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यानी 3 पर -1। अब देखिए माइनस होता है तो नीचे जाने पर वह क्या हो जाता है? प्लस, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 1 4 6 4 1 पर 0.25 दिया है, तो सबसे पहले तो हम इस दशमलव को हटाएंगे। 1 4 6 4 1, इस पर दशमलव को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 0.25 गुणे 100 ऊपर 100 नीचे, तो 1 4 6 4 1 का हो जाएगा 25/100। 25 से करने 25, 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1 4 6 1 1 4 6 4 1 पर 1/4, तो 1/4 जब कणी के इधर आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। 1 4 6 4 1, यानी 11 आपका यह जो 4 है यह 11 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, यह 4 बार में आएगा और 4 11 में से 1 11 क्या हो जाएगा? 12। ध्यान रखिएगा, कणी के बाहर जितने भी अंक आपके ये छोटे वाले होते हैं उतने ही में से एक, उतने के ही पेयर में से एक बाहर आता है, तो ये आपका 11 क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे ही एक आपके पास यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 3 पर है 2 दिया है, कणी में 4 है तो कणी में 4 का मतलब 1/4 और उसका भी पावर कणी में 4 है, तो ये यानी वह कितना बाहर दे रखा है? 5। तो पावर के ऊपर पावर जब होता है तो पावर का आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। घात के ऊपर जब भी घात रहेगा तो घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3 पर हो जाएगा 2 × 1/4 गुणे 1/5, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी 3 पर कितना? 1/10, यानी 10 बाहर और 3 यहाँ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं आंसर कर दीजिए। तो ये टोटल आपके टाइप 5 टाइप का क्वेश्चन था जो घातांक पर निर्भर था। टाइप 6 आपके पास क्वेश्चन है 81 पर x इज इक्वल टू 9 3 पर पावर x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसे ही ये क्वेश्चन यहाँ नीचे भी दे रखा है, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही आपको अनदर क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे और उसको अपने हिसाब से समझेंगे। ध्यान देंगे। यहां चलिए हम इसको हल करते हैं। 81 पर x है, 81 पर x, और ये देखिए यहाँ बटे में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा? गुणे में हो जाएगा 3 पर x इज इक्वल टू 9 बराबर 9। अब देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम 81 को लिख सकते हैं क्या 3 पर पावर 4? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 पर पावर 4 की बात अगर हम करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 81 को 3 पर पावर 4 लिखा जा सकता है गुणे 3 पर पावर x। चलिए 9 को हम क्या 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यह पावर के ऊपर पावर हो गया तो घात के ऊपर घात होता है, तो कल हम लोगों ने घातांक के नियम देखे थे और घातांक के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि घात के ऊपर जब घात रहता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो 3a और ये क्या हो जाएगा? 4x, 4 का x में होगा 4x और गुणे 3 पर पावर x बराबर 3 पर पावर कितना? 2। अच्छा, ये हो जाएगा 3 पर 4x और x मिलकर के कितने हो जाएंगे? 3 पर 5x और इधर 3 पर कितना? 2। अब ध्यान दीजिए, बराबर के दोनों तरफ दोनों के आधार क्या है? समान है, तो दोनों के घात भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे, और यह
तुल्यता का नियम कहलाता है। यह यह घातों के तुल्यांकों से अगर हम संबंध करें तो यहाँ एक वर्ड लिखेंगे तुलना से। जब आप तुलना करेंगे तो आधार आधार के बराबर है तो घात किसके बराबर हो जाएगा? घात के बराबर हो जाएगा। 5x बराबर 2 तो x बराबर 2/5। तो x का मान कितना है आपका? 2/5। ऐसे ही अब इसको ध्यान से देखिए, 2 पर 9x दिया है, 2 पर 9x भागा 2 पर x। कल हम लोगों ने जब घातांक का नियम पढ़ा था तो हमने कहा था a पर पावर m हो और उसका a पर घात n हो, तो अगर ये इसको हम a पर m भागा a पर n भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब पावर आपस में क्या होते हैं? घट जाते हैं जब बटे में होता है। तो देखिए ध्यान से, क्या ये भागा में है तो क्या ये घटेगा? नहीं, बिल्कुल घटेगा। तो यह 2 पर कितना हो जाएगा? 2 पर 9x माइनस 2x। अच्छा ध्यान दीजिए, यह 2 पर कितना है? 14 है। कल हम लोगों ने घातांक के नियम में एक नियम पढ़ा था। नियम में हमने कहा था कि अगर करणी के बाहर m है और अंदर a है तो हम इसे लिख सकते हैं a पर 1/m। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है अगर आप बात करेंगे तो यहाँ 7 है, तो क्या इस 2 पर 14 पर 1/7 नहीं लिख देंगे? हो जाएगा कि नहीं? अच्छा अब देखिए, 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 7x। और यहाँ ध्यान दीजिए, 2 पर पावर के ऊपर पावर है तो 14 है और उसके पावर 1/7 है, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है। यह भी घातांक का नियम है। तो 14 7 दूनी 14, तो आपका 2 हो गया। तो यह 2 पर पावर कितना हो गया? 7x और इधर 2 पर पावर कितना हो गया? 2। देखिए दोनों का आधार क्या है? समान है, तो तुलना से घात भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो तुलना से यहां ध्यान दीजिए, 7x बराबर हो जाएगा किसके? 2 के। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 2/7। यही आपका आंसर हो गया। तो यानी x का मान कितना आएगा आपका? 2/7। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चंस आपके बहुत आसान होते हैं और आप पहले भी क्लास 8 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं। इसका एक बार और हम बस छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बुक्स में पूछा हुआ है। यूपी बोर्ड के कई बुक्स में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टाइप नंबर हम इसको 7 नाम दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे 72 है तो 72 को आप करनी से बाहर निकालेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को बस हम एक्स्ट्रा के तौर पर कर दे रहे हैं। 72 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4, दूना 8, त्रिक 24, 72। ऐसे ही 800 को अगर ध्यान देंगे तो आप ध्यान देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 गुणे 100 कर लीजिए। 100 को हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं क्या? तो ये 800 हो जाएगा। 18 को हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 3 गुणे 3। नियम क्या कहता है करनी का? करनी का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी अंक करनी के अंदर 2 बार है तो उसमें से एक अंक आपस में बाहर क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो इसमें देखिए 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है तो उसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा। 2 3 बार है तो 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ ध्यान देखिए 3 2 बार है तो 3 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। ये आप पहले से जानते हैं गणित से बाहर निकालना, बस मैं इस क्वेश्चन के लिए निकाल रहा हूं ताकि इसके क्वेश्चन के लिए मुझे ना निकालना पड़े। और अंदर करनी में अभी भी क्या बचा हुआ है? 2 बच गया है। इसमें से ध्यान दीजिए 2 बाहर आ जाएगा और 1 10 बाहर आ जाएगा। अभी भी करनी में क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। इसमें से देखिए 3 बाहर आ जाएगा। अभी भी करनी में क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। ध्यान दीजिए 3 दूना 6, 6 कणी में 2 हो जाएगा। 10 दूना 20, 20 कणी में 2 हो जाएगा। और ये -3 कणी में 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 20 और 6 26, 26 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 23 आएगा क्या? और सब में कणी में 2 है तो कणी में 2, तो यह हो जाएगा आंसर आपका 23 कणी में 2। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसे विस्तारित रूप में नहीं करेंगे। आप इसको मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं। 45 को ध्यान दीजिए, 9 पचे 45 होता है और करनी में 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 बाहर आएगा। अंडर रूट में कितना बचेगा?
5, 25 बचे, 125 होता है, 25 बाहर, 25 में से 5 बाहर आ जाएगा और कणी में क्या बच जाएगा 5। अब यहाँ 200 है तो 100 दूना होता है 200, तो 100 दूना 200 होता है, तो 100 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा कणी में, 100 बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा और कणी में क्या बच जाएगा 2। अब 50 की अगर हम बात करते हैं तो 25 दूना 50 होता है और 25 कणी से अगर बाहर आता है तो क्या हो जाता है 5, कणी में 2। आप ध्यान दीजिए 3 3 के 9, 9 में से 5 गया 4, 4 कणी में 5, यहां ध्यान दीजिए 10 में से 5 गया 5, 5 कणी में 2, यही आपका क्या हो गया ऐसे ही यहां ध्यान दीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर कणी में 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कणी में 3 का स्क्वायर, अब माइनस 2 गुणे कणी में 5 और गुणे कणी में 3, तो क्या हो जाएगा कणी में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कणी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, कणी में 5 गुणे कणी में 3 कितना हो जाएगा कणी में 15, 5 का 3 में गुणा करा देंगे कणी में 15, यानी यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2 कणी में 15, यही आपका, क्योंकि इसके आगे अब ना ये तो घटेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, भाग होगी। आखिरी टाइप इसका दिया हुआ है टाइप ए, इसके बाद कुछ और टाइप से भी अभी इसमें है, तो आखिरी टाइप में ये आखिरी में है इस सेशन का कि जैसे यहाँ हर का परमेयीकरण करना है, तो हर का परमेयीकरण करने के लिए हर के संयुग्मी का गुणा कराते हैं और ये आपको बहुत ध्यान देना होगा, हर के संयुग्मी का गुणा कैसे पहचानते हैं और कैसे कराते हैं इसको ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है a प्लस बी का, तो इसका जो संयुग्मी होगा ना, जिसको इंग्लिश में कंजुगेट कहते हैं, इसका जो संयुग्मी होगा वह जो संयुग्मी होगा कणी में a प्लस बी है तो इसका संयुग्मी हो जाएगा कणी में a माइनस बी, अंक वही रहेंगे, बस चिन्ह आप क्या करेंगे बदल देंगे। ऐसे ही आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कणी में 5 माइनस कणी में 4, इसका हर का परमेयीकरण करना है यानी हर से करणी को गायब कर देना है, तो आप जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले आप डायरेक्ट उसके संयुग्मी का गुणा करेंगे। बच्चे अक्सर पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमको कणी हटाना है तो क्या करें, तो देखिए जब भी नीचे कणी दिया हो तो हटाने के लिए संयुग्मी का गुणा ही सबसे उचित माना जाता है, तो आप हमेशा संयुग्मी का गुणा करेंगे। जब भी नीचे बट्टे में, जब भी हर में बट्टे में करणी आपको दिखाई देगा तो आप संयुग्मी का ही गुणा करेंगे। तो चलिए संयुग्मी का गुणा कराने का तरीका हम बताते हैं। पहले जो नीचे हर दिया होता है उसको लिख लेते हैं, कणी में 5 कणी में 4 दिया था, कणी में 5 कणी में 4 लिख लिया। अगर ऋण दिया है तो धन कर लेंगे, धन दिया है तो ऋण कर लेंगे, प्लस दिया है तो माइनस कर लेंगे, माइनस दिया है तो प्लस कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके हर में क्या दे रखा है, जितना ऊपर उतना ही नीचे भी किया। चलिए अब ध्यान दीजिए, एक का कणी में 5 कणी में 4 का होगा तो कणी में 5 अधन कणी में 4 आ जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा कणी में 5 माइनस कणी में 4 और कणी में 5 प्लस कणी में 4। अच्छा ध्यान देंगे, यह ऊपर तो भाई कुछ नहीं है, ऊपर तो आपका कुछ वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो यह एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा कणी में 5 अब धन कणी में 4, a का स्क्वायर यानी कणी में 5 का स्क्वायर, कणी में 5 का स्क्वायर मतलब कणी में 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया कणी में 5 गुणे कणी में 5, यानी 2 बार कणी में जब कोई चीज 2 बार होती है तो वो बाहर आ जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। ऐसे ही 4 माइनस है तो माइनस, कणी में 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो आपका यह जो आया है यह हो गया कणी में 5 धन कणी में 4, अब बटे 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1, यानी कणी में 5 धन कणी में 4, यही आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ऐसे में यह 5 कणी में 3 दिया है, धन 3 कणी में 5 दिया है, तो इसके हर का परमेयीकरण करना है
तो हर में जो अंक दिया रहता है, जब भी संयुग्मी का गुणा कराएंगे तो आप हमेशा उस अंक को लिख लीजिए। अंक लिखिए 5 कड़ी में 3 धन 5 कड़ी में 3 और 3 कड़ी में 5। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर माइनस है तो क्या कर देंगे प्लस, प्लस दिया होता तो क्या कर देते माइनस। अंक वही रहता है संयुग्मी का गुणा कराते समय, बस चिन्ह क्या कर देते हैं बदल देते हैं। अब जितना नीचे लिखा है उतना ही हम क्या करेंगे ऊपर भी लिखेंगे। 5 कड़ी में 3 धन 3 कड़ी में 5। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, अब हमें गुणा कराना है तो ध्यान दीजिए 5 कड़ी में 3 धन 3 कड़ी में 5 का गुणा होगा 5 कड़ी में 3 5 कड़ी में 3 धन 3 कड़ी में 5 से। और नीचे गुणा किससे होगा, नीचे गुणा होगा 5 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 5 और 5 कड़ी में 3 प्लस 3 कड़ी में 5। अच्छा देखिए एक ही अंक ऊपर 2 बार है ना, तो क्या हम इन दोनों को, जैसे मैंने ये कहा कि यक्स गुणे यक्स क्या होता है, यक्स पर 2 घात होता है कि नहीं, बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी बेस सेम है तो पावर एक घात मिलकर के क्या हो जाएगा 5 कड़ी में 3 धन 3 कड़ी में 5 मिलकर के कितना हो जाएगा पावर 2। और नीचे a का स्क्वायर यानी एक जगह 5 कड़ी में 3 है, 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर और माइनस 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, अब देखिए ये a प्लस बी का क्या है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर यह जो है 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर अब प्लस 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a कितना है आपका, a है 5 कड़ी में 3 और 3 कड़ी में 5। और नीचे ध्यान दीजिए 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर है, 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर आप कहीं किनारे कर लीजिए, 5 कड़ी में 3 गुणे 5 कड़ी में 3, 5 का 5 में कराएंगे कितना हो जाएगा 25, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 25 या 75। तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 75 माइनस 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर का मतलब 3 कड़ी में 5 एक बार और फिर 3 कड़ी में 5 दूसरी बार, तो 3 का 3 में कराएंगे तो गुणा हो जाएगा 9, क्योंकि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में कराते हैं और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में कराते हैं। कड़ी में 5 का गुणा होगा 5 यानी 9 पचे 45, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45। चलिए 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है 75, 3 कड़ी में 5 का स्क्वायर किए हैं तो कितना आया है 45। और यहाँ ध्यान दीजिए 2 पचे 10, 10 30 धन 30 कड़ी में 3 पचे 15। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए 75 में से 45 आप घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। चलिए 45 और 70 जोड़ देंगे अगर हम बात करेंगे तो 5 5 10, 7 4 11, 11 और 1 12, 120 30 कड़ी में 15 बट्टा 30। क्या आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या इन सब में? बिल्कुल, ऊपर भी कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको ऊपर कॉमन दिखाई दे रहा है 30। जब 30 आप कॉमन करेंगे तो 4 30 चौक को 120 होता है, तो यह हो जाएगा 4 धन 30 बाहर निकल गया तो कड़ी में 15, नीचे बट्टे में कितना था 30। देखिए ऊपर भी 30 है नीचे भी 30 है और उगड़े में है तो कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 कड़ी में 4 धन कड़ी में 15। तो जब भी आपको संयुग्मी का गुणा कराने वाले क्वेश्चन से आएंगे तो नीचे हर वाले क्वेश्चंस को आप सीधा लिख लेंगे और लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई कराएंगे और सीधा बीजगणितीय नियमों का पालन करते हुए चलते चले जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और बीजगणितीय नियमों का पालन कीजिए। बी के मान ज्ञात कीजिए, तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है और हमारे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, या तो फर्स्ट को नहीं तो सेकंड को, जिसको आप कहें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो
हमने देखा क्या था कि हमने कभी भी कहा है कि हर में अगर कोई भी हर किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर करणी में आता है, कोई भी बटे अगर करणी में आता है तो उसे करणी से हटाया जाता है और करणी में हटाने के लिए उसके संयुग्मी का गुणा कराते हैं। तो हमारे पास है करणी में 5 धन करणी में 3 और बटे करणी में 5 माइनस करणी में 3 और इधर करणी 15 दी दिया। हमारा कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हर का क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण हो जाएगा। तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने के लिए, संयुग्मी का गुणा कराने के लिए हम अंक को ऐसे ही लिख लेते हैं जो अंक दिया है। अभी आपका कणी में 5 कणी में 3 दिया है तो कणी में 5 कणी में 3 लिख दिया। ऊपर आपका 2 माइनस कणी में 3 दिया था तो 2 कणी में 3 लिख देते। माइनस देता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और प्लस देता है तो माइनस कर लिया जाता है। बस अब अंश का अंश में गुणा कराइए तो अंश का अंश में गुणा होगा। कणी में 5 कणी में 3 का गुणा होगा तो कणी में 5 धन कणी में 3 का स्क्वायर अब बटे कणी में 5 अब माइनस कणी में 3 और कणी में 5 प्लस कणी में 3, हर का हर में गुणा हो गया। अंश का अंश में हुआ तो दोनों संख्याएं एक जैसी थी, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। इसका भी पावर 1 था, इसका भी पावर 1 था, इसीलिए इसका पावर 2 हमने कर दिया। और इधर आपका बन गया a प्लस कणी में 15 b। अब ध्यान दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कणी में 5 का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर कणी में 3 का स्क्वायर, फिर 2 गुणे a कणी में 5 गुणे कणी में 3। नीचे की बात करते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर यानी कणी में 5 का स्क्वायर माइनस कणी में 3 का स्क्वायर बराबर इधर दिया है आपका a प्लस कणी में 15 b दे रखा है। अब हम जब है ध्यान देंगे कणी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कणी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 कणी में 5 का गुणा कणी में 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, कणी में 15 हो जाएगा। और नीचे नीचे अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे कणी में 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, कणी में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3, तो कणी में 3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये हो गया a प्लस कणी में 15 b। अच्छा 5 और 3 क्या हो जाएगा आपका 8 धन 2 कणी में 15 अब बटा नीचे कितना 2 और इधर आपका हो जाएगा a प्लस कणी में 15 b, a प्लस कणी में 15 b हो गया। अब हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ आपका 2 क्या है, कॉमन दिख रहा है क्या, तो 2 अगर हम चाहें तो बाहर ले सकते हैं। तो जब 2 बाहर लेंगे तो यह हो जाएगा 4 धन कणी में 15 और बट्टा 2 से 2 कट गया। इधर आपका a प्लस कणी में 15 b है, यानी एक्चुअल में जो है आपका आया क्या है। एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, आपका इक्वल इक्वल के नीचे ही होना चाहिए। इससे आपकी अगर जल्दी हैंड राइटिंग भी है तो आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इक्वल के नीचे आप इक्वल रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे, हमारा आया है 4 धन कणी में 15 और इधर हो गया a प्लस कणी में 15 b। बस आपका आंसर आ चुका है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों साइड आपके समान टर्म दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको तुलना से, जब हम इसकी तुलना करेंगे तुलना से, तो आप ध्यान दीजिए a की जगह आपका क्या है, a की जगह 4 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। कणी में 15 की जगह कणी 15 और यहाँ कुछ नहीं था तो हमने क्या बढ़ा लिया, 1 बढ़ा लिया। तो b की जगह आपका क्या हो जाएगा, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, हो गया। यही आपका a और b की वैल्यू आई, आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका होमवर्क।
तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इसी पद्धति पर कर सकते हैं। मैं टाइप वाइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह की बुक लगवाई जाती है। किसी में एनसीईआरटी की बुक लगवाई जा रही होगी, तो किसी में अलग पद्धति वाली बुक लगाई जा रही होगी, किसी का मनोहर रेखा बुक लग रहा होगा। तो मुझे नहीं पता कि किस टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस बुक में किस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन टाइप बता देने से अगर ए और बी का नोटिफिकेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आया रहा हो, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर में दिया हो, तो सेम इसी मैटर पर आप इसी पद्धति पर इसी पैटर्न पर करेंगे तो आपका ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप 10 की। टाइप 10 में आपका एक टर्म दे रखा होगा, जैसे हमारे पास एक यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है यक्स इज इक्वल टू दे रखा है, इसने यक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस अंडर रूट 2 और हमसे पूछ रहा है x माइनस 1 अपान यक्स का होल क्यूब। तो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि जहां यक्स दिया है वहां यक्स की वैल्यू को नोट कर देंगे और जहां अपान में यक्स दिया वहां यक्स के अपान का वैल्यू नोट कर देंगे और उसका एक्सपांड करके करते चले जाएंगे। ऐसे में आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत बड़ा, आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और आखिरी में आंसर आएगा कि नहीं आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम देख रहे हैं यक्स दिया है तो हमसे 1 अपान यक्स पूछ रहा है ना, तो 1 अपान यक्स का मतलब 1 अपान 1 माइनस अंडर रूट 2। अरे यक्स था तो यक्स और 1 अपान यक्स है तो 1 अपान 1 माइनस अंडर रूट 2। देखिए फिर करनी आपका बटे के नीचे आ गया कि नहीं। जब भी कर्ण बटे में आ जाए उसे हमें हटाना पड़ता है, हर का परिमेयीकरण करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे 1 कर्ण में 2 1 कर्ण में 2 और साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। एक का गुणा अगर एक धन कर्ण में 2 में होगा तो एक धन कर्ण में 2 ही हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कर्ण में 2 और 1 प्लस कर्ण में 2। ध्यान देंगे आप, तो 1 प्लस कर्ण में 2 और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर आपका क्या हो गया, 1 प्लस अंडर रूट 2 हो गया, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी क्या आ गया आपका 1 प्लस अंडर रूट 2 कर्ण में 2 और माइनस 1, माइनस 1 का 1 में भाग देंगे, माइनस में हो जाएगा माइनस 1 प्लस कर्ण में 2, यानी 1 अपान x का मान कितना आ गया 1 माइनस कर्ण में 2। अब आपको किसी फार्मूले की लगाने की जरूरत नहीं है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कुछ भी पूछ सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर भी पूछ सकता है, x प्लस 1 अपान x भी पूछ सकता है। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है x माइनस 1 अपान x का होल क्यूब। तो ध्यान दीजिए x की वैल्यू आपका क्या है, ध्यान से देखिए x की वैल्यू आपका क्या दे रखा है 1 माइनस कर्ण में 2। अब माइनस 1 अपान x की वैल्यू आपने अभी लाया है, तो माइनस इसकी वैल्यू आप अभी लेकर के आए हैं, तो अभी आपका क्या है वैल्यू माइनस 1 प्लस कर्ण में 2, ब्रैकेट बंद और उसका क्यूब। हम ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 माइनस कर्ण में 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस कर्ण में 2 का क्यूब। कर्ण में 2 से कर्ण में 2 कट गया है और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप यक्स के जगह या पूरी वैल्यू रखते और अपान में यक्स के जगह पूरी वैल्यू रखते और एक्सपांड करते तो भी 8 ही आता, लेकिन बहुत हार्ड हो जाता। तो कभी भी कर्णी, जब भी कर्णी के क्वेश्चंस दिए जाएं आपको, या फर्स्ट चैप्टर में संख्या पद्धति के फर्स्ट चैप्टर में आता है, तो हमेशा कर्णी का क्या कीजिएगा परिमेयीकरण करके उसे सिंपल में बदल दीजिएगा और वैल्यू रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब आखिरी टाइप की बात करते हैं, टाइप 11 परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी पद्धति में और कुछ किताबों में कर्णी में 3, कर्णी में 5 और कुछ अनदर नंबर होते हैं जिसको संख्या रेखा पर दिखाने के बारे में पूछता है कि कणी में 3 को संख्या रेखा पर दिखाइए, कणी में 5 को दिखाइए संख्या रेखा पर, कणी में 8 को दिखाइए संख्या रेखा पर। तो यह संख्या रेखा वाला जो क्वेश्चन है, मैं जब कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब रचनाएं हम उसके प्रकार जब हम लोग पढ़ेंगे, रचनाएं पढ़ेंगे, तो उस समय मैं इसे पढ़ा दूंगा। और नहीं तो इसकी अलग से एक वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अलग से सिर्फ स्पेशल इसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं, दिया है निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है।
तो सबसे पहले तो हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p अपन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आप किसी भी अभाज्य संख्या को करनी में लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ध्यान देंगे, अगर पहले क्वेश्चन को 7 धन 2 कड़ी में 3, तो क्या कड़ी में 3 बाहर आएगा? नहीं, और वह 2 के साथ गुणे में नहीं होगा, और यहाँ जोड़ का एक ही बस सिंबल दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यह अपरिमेय है और यह क्या है, परिमेय है। अपरिमेय को परिमेय के साथ अगर जोड़ा जा रहा है तो यह जुड़ेगा ही नहीं, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय की। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ संक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी भी कुछ टर्म ऐसे हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम जरा देखें क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है क्या? 4 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन 32 को आप निकाल सकते हैं। 16 दूना 32 होता है, और 16 जब बाहर आएगा तो 16 में से 16 जब बाहर आता है तो 4 बाहर आ जाएगा, और कड़ी में 2 बच जाएगा। 64 की बात करें तो 64 8 का वर्ग होता है, और -4 कड़ी में 2। शुरू में आप देखेंगे तो यह हमें कौन सी संख्या दिख रही थी, अपरिमेय संख्या दिख रही थी। लेकिन अभी संक्रियाएं जब तक होंगी तब तक हम इसे परिमेय अथवा अपरिमेय नहीं कह सकते। देखिए 4 धन कड़ी में 2 से 4 -4 कड़ी में 2 कैंसिल हो गया, 8 और 4 कितना आ गया? अब बताइए, अब ये कौन सी संख्या हो गई? यह हो गया परिमेय संख्या। लेकिन अगर हमें पहले तौर पे देखते तो हमें यह कौन सी संख्या दिखाई पड़ रही थी, अपरिमेय, यह परिमेय संख्या। ऐसे ही एक क्वेश्चन नीचे आपका दे रखा है, ध्यान से अगर आप इसे देखेंगे तो ये अभी हमको अपरिमेय जैसा दिख रहा है, लेकिन देखें कि यह अपरिमेय है कि नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी संक्रियाएं हो रही हैं। कड़ी में 8 बाहर निकल सकता है, कड़ी में 8 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7/। अब बताइए ये कड़ी में यह कौन सी संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि p/2 के रूप में है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कड़ी 15 में से 1 कड़ी में 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 1 कड़ी में 15। अब बताइए यह कौन सी संख्या है, तो यह परिमेय है कि अपरिमेय है? वेरी गुड, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 15 जो है 3 और 5 का कमेंड है और वह बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह संख्या भी क्या है, अपरिमेय संख्या।